सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Assalamu alaikum, sir. What are you doing, sir? वालेकुम What's going on? सलाम। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, today after class, sir, please guide us about midterm. Okay. When is your midterm? Sir, tomorrow our midterm will start, sir. When is multivariable Calculus calculus? might be on 30. 30 May? जी सर। 30th May। सर ये यूनी कब खुल रही है? यूनी कब खुल रही है? जिस तरह आपको नहीं पता इस तरह मुझे भी नहीं पता। शफकत तो कह रहा है सर के साथ बहुत सारे। शफकत वो हॉस्टल वाला? शफकत महमूद सर। राजा शफकत वो भी है ना, वो जिस हॉस्टल में नहीं रह रहे सर, थे? शफकत नहीं शफकत महमूद का कह रहा हूँ सर। अच्छा, शफकत महमूद साहब का करे ना, वो आपके वजीर तालीम है, आपकी तालीम जी की जी वजारत उसके पास है। अच्छा जी सर। सर अच्छा अच्छा बंदा है सर वो। अच्छा अच्छे हाँ, बंदे हैं। अच्छा ही है। हाँ सर, हमें क्या देखे ना, अच्छा बंदा है सर। सर जी। में कितना टाइम होगा? अच्छा, मिड का ये है ना कि आप में मिड टर्म में ना आपके 5 MCQs हैं, ठीक है? ना करे सर। 5 MCQs है, लेकिन वो अच्छे खासे टेक्निकल हैं। एक MCQ मतलब टोटल आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। तो इस 30 मिनट्स में ये 5 मिनट वो है ना जिसमें आप कहते हैं ना कि नेट कनेक्ट हो रहा था, फिर डिस्कनेक्ट हो रहा था, और ये है और वो है, स्लो है और फास्ट है वगैरह वगैरह। ठीक हो गया? तो फिर अगले जो 5 मिनट है ना, वो जब आप मतलब आंसर लिखेंगे, हर एक MCQ के लिए एक एक मिनट है, तो ये इसमें एक एडिशनल ये मिनट जो है ना, वो आप उसको जब सेव करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है? बाकी बच गए 20 मिनट। तो 20 मिनट आप 5 पे डिवाइड करें तो एक MCQs के लिए आपके पास 4 मिनट्स हैं। ठीक हो गया? तो MCQs ये कि आपको वो ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, और ये चारों ठीक होंगे, लेकिन इसमें एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठीक होगा। अब इसमें कैलकुलस के अंदर इसका मतलब ये ना कि लेट सपोज किसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास आता है 5, मतलब एग्जैक्ट आंसर आपके पास है 5.3, तो आपको ऑप्शन में ऐसे दिया होता है ना कि 5.333 या 3.4 दिया होता है, ठीक है, या 5.2 दिया होता है, ठीक है? तो ये बाकी दो रीजनेबल ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ठीक आपके पास ये वाला है। तो ये आप तब कर सकोगे जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मतलब सही, ठीक है, तो आपके पास एग्जैक्टली ये आंसर आएगा। तुक्के केस में ज़रा गुंजाइशें कम होती है। इसका मतलब ये है ना कि जो आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं ना, वो सारे मिलते जुलते हैं। वो आप ऐसे नहीं कि जैसे देख ले कि तो साइन थीटा कॉस थीटा इनके ये साइन बाय कॉस वगैरह, तो ये तो सही ऐसा ही है, तो बस उसमें आप उसको एक ही रैंडमली तुक्का मार के वो कर ले, ऐसा नहीं है। तो 5 है, आपको आप ऐसे समझे ना कि वो 5 क्वेश्चन है एक्चुअली उसको, लेकिन इसमें आपको एडवांटेज ये है कि आपको ऑलरेडी आंसर दिया होता है ना, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो उसमें आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि यार मेरा आंसर भी आ गया और ऑप्शंस के अंदर भी ये है, तो उसी को आपने फिर इन सर्कल करना है या वो जो वहाँ इंटर करना है, ठीक है? टाइम गेम होता है ये। फिर आगे ये कि दूसरा जो स्टार्ट होगा ना, दूसरा सेशन कह रहा हूँ, दूसरा सेक्शन,
तो उसके लिए अभी भी मतलब पेपर अभी बन रहे हैं ना, मतलब उसमें ये वाला लेक्चर तो नहीं, इससे पहले जितने हमने पढ़े हैं ना वो सारे लेक्चर इंक्लूड है। तो यहाँ के बाद जितना हम पढ़ रहे हैं ये फाइनल टर्म का कोर्स है। तो फिर उसमें ये है कि आप देख लो कि मैं पेपर बना रहा ना तो मिनिमम 4 आवर्स है आपके पास। अब देखते हैं पेपर, अगर उसमें क्वेश्चंस के हिसाब से मैं टाइम पे एक्सीड करूंगा, ठीक है। मैक्सिमम ये 8 आवर या 10 आवर्स तक जा सकते हैं, असाइनमेंट बेस होगा, ठीक है। सर 48 सर आपने आवर्स। पिछली बार तो दिनों में दिया था, एक दिन 2 दिन। वो तो पिछला सेमेस्टर था ना, आप लोग यूज टू नहीं थे और न्यू थे, और वो एक दिन में ये था कि आप लोग एलएमएस समझो, अपलोडिंग समझो, ये डाउनलोडिंग समझो। पेपर तो पेपर ही होगा, मतलब असाइनमेंट बेस्ड पेपर क्वेश्चंस हैं। तो 4 आवर मिनिमम है, और हो सकता है ये जो एडिशनल टाइम है ये टीचर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा ना एडिशनल टाइम। सर और आपकी वो बात ही अलग है दे सर। देना। मिनट्स नहीं है, तो वो आपके पास घंटे है, तो 10 आवर्स में अगर आप वो क्वेश्चंस ना कर सके तो फिर तो, लेकिन इसमें तो ये टाइम फिक्स होगा, ठीक है। और एक बात याद रखिए कि 5 MCQs है, लेकिन एक MCQ के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये जहन में रखिए, ये बाकी को भी बताना है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास 5 लड़के ऑनलाइन आ रहे हैं। तो बाकी क्लास वालों को फिर ये बात कन्वे कर दें। सर क्लास तो हो रही है सर। किस चीज़ की क्लास हो रही है? सर 2 2 क्लासेस चल रही है सर एक टाइम पे सर। क्यों? ये वाला टाइम तो 4 to 5:30 तो हमारा ऑफिशियल टाइम है, क्यों दिया ये किसी हाँ टीचर? सर वो सर भी यही बोल रहा है सर। हाँ, वो सर भी यही बोल रहा है कि 3 से 4:30 हमारा टाइम है। 3 से 4:30। 3:30 उस से 3:30 से 4:30। 3:30 से 4:30। अच्छा, मुझे ये बताए कि वो कौन सा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल। और टीचर कौन है? रहमत सर। साजद है यार। हाँ, रहमत सर। रहमत अयाज रहमत। विजिटिंग वाले है। तो 12 उनको बता दिया करे ना, अक्सर टीचर को पता नहीं होता कि ये स्लॉट किसी और का। ये जो 4 से 5:30 हम पिछले हमने 27 लेक्चर्स लिए, इसी तरह 27 सेशंस इसी टाइम में लिए। आज हमारा 29 सेशन है, ये 29 है कि 27 है। तो बहरहाल इसी टाइम पे हम ले रहे। मैं 1 2 मिनट ज़रा थोड़ा सा और इसलिए वेट कर रहा हूँ कि वो लोग ज्वाइन कर दे, वो क्लास ख़त्म कर दें, और फिर उनको कहा करे ना कि थोड़ा सा उसको ज़रा पहले लिया करें। अच्छा जी, ये बात समझ गए। ये जिनको फिर नहीं समझ आई है तो वो फिर उसमें ना रिकॉर्डिंग देख ले, पेपर का पैटर्न। सर अटेंडेंस का मसला तो ना। अटेंडेंस का मसला वही होगा, अच्छा खासा मसला होगा, और आपके मार्क्स के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होंगे। मैंने आपको कई दफ़ा बताया, इस सेमेस्टर में आप लोगों की अटेंडेंस <50 है। ये जो क्लास मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लोगों की टोटल स्ट्रेंथ है 60, और ऑन एवरेज मैंने काउंट किया उस दिन के कितने लड़के ऑनलाइन हो रहे, तो आपके पास ऑन एवरेज 13 स्टूडेंट ऑनलाइन हो रहे हैं। ये एवरेज में ले, मतलब कभी 19, कभी 18, कभी 10, कभी 9, अब इस टाइम 8 ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये मैंने एवरेज निकाला है 13, ये <50 क्या <25 है। 13 3 39, 13 4 52, तो ये 25% से भी लेस बन रहा है, ये बहुत ही कम है। तो इस तरह आप देखोगे, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने जो बात कही थी वो माननी चाहिए थी कि नहीं। हालांकि मैंने ऐसी हालत में आप लोगों की क्लासें ली है, मुझे 103 टेम्परेचर था एक दिन, फिर भी मैंने क्लास ली है कि यार इनका टाइम वेस्ट ना हो, थोड़ा ही ले ले 10 20 मिनट ले ले, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़े कि टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग वैसे ही गायब है फजूल में। तो एनी हाउ आप लोगों को पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ये नहीं कि मैंने कोई पेपर टफ सेट किया, लेकिन मेरी तरफ से इस टाइप की रिलैक्सेशन अब नहीं होगी कि लास्ट टाइम बहुत से ऐसे उल्टे सीधे आंसर लिखे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो नए हैं तो मैंने आप लोगों के गलतियों पे आंखें बंद की हैं। मेरे ख्याल में मिनिमम GPA 3 ही है, ज़्यादातर के 3 से ऊपर था, एक आध का कोई 2.5 आया था। तो बहरहाल वो भी इशू नहीं है। अगर आप नहीं लेते और आप रिकॉर्डिंग्स देखते, तो रिकॉर्डिंग के अभी अगर मैं आपको वो स्टूडियो से वो दिखा दूं चैनल से, वो आप उसके अभी तक मोस्ट वीडियोस के ऊपर 0 व्यूज है। मीन्स कि कोई देख ही नहीं रहा, रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहा।
तो पेपर कैसे होगा? मैंने बहुत देखे सर यूट्यूब पे। एक बंदे का देखेगा तो एक ही आएगा ना, मुझे तो एक का नहीं 60 का चाहिए, 60 नहीं तो 40 हो, 20 ने ऑनलाइन लिया 20 रिकॉर्डिंग देख रहे, तो चलो फिर भी तसल्ली बंदे को होती है कि यार इनसे सेशन मिस होते तो रिकॉर्डिंग तो देख रहे हैं, तो वहां सर भी हम वो देखते हैं सर रिकॉर्डिंग आपकी सर। नहीं। मजे की बात ये है कि अब जो आप में पेपर आप लोग देखोगे ना, फिर आप सब कहोगे कि ये तो आउट ऑफ कोर्स है। मजे मुझे इस बात पे फिर बड़ा मजा आता है। सब कहते हैं ये तो आउट ऑफ कोर्स है, तो आउट ऑफ कोर्स ही होगा कि वो न बुक देख रहे हैं, न सेशन ले रहे हैं, न रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, तो कहाँ से इसको पता चलेगा? उसको तो हर बात आउट ऑफ कोर्स लगी। चलिए जी टाइम हो गया, अभी स्टार्ट करते, मेरे पास इतना वो नहीं है फिर। आज हमारा लेक्चर नंबर वैसे 27 बन रहा है, ठीक है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद ये सारा मिड टर्म का फाइनल टर्म का कोर्स होगा। और एक और बात बता दूं कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी टफ होगी, थोड़ी सी। और इसके बाद जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, वो लास्ट चैप्टर है। हमने टोटल इससे पहले 2 चैप्टर्स पढ़े, ठीक है। और ये 2 चैप्टर और पढ़ेंगे हम, चैप्टर 15 और 16। तो जो 16 है उसे अक्सर मैं कहता हूँ कि जिन्नात की ज़बान है, ठीक है। तो जिन्नात की ज़बान तो उसकी लिए होगी एलियंस की, या उससे आगे की मार्स वाले लोगों की, मार्स पे अगर आबादी है तो उन सर लोगों की। जिन्नात की तो पश्तो होती है जुबान। हाँ, ये किसने कहा है? मैं सर तभी मैंने आपको समझ आ रही है। मैं नहीं, मतलब तभी आपको समझ आ रही तुम मुझे जिन कह रहे हो, मतलब मैं जिन हूँ? नहीं सर, सच्ची में मैंने नहीं कहीं पे सुना था कि नहीं नहीं, यही जुबान होती तुमने यही बात ही सुनी है, है। अच्छा यही बात ठीक ठीक। तुम्हें याद रह गई। मैंने भी सुना था सर, मैंने भी सुना। अच्छा एक्चुअली जो हर एक को बस अपनी जबान से, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि पश्तो जन्नत की जबान है। और माशाल्लाह सर और माशाल्लाह। ये भी कहा अज्जा जाता है कि पश्तो मतलब समझ ना आए तो सुनने में भी सवाब है, क्योंकि अगले को तकलीफ होती है ना बहुत ज्यादा सर तो सुनने फिर आप लेक्चर पश्तो में। में देना सर। जी। पश्तो समझना है, सुनने में सवाब है। इसमें एक लॉजिक तो मुझे ये समझ आती है कि चूंकि पश्तो अगले वाले के सर में दर्द कर लेते हैं ना, तो सर आप शायद हमें उसको पश्तो सिखाएं। आप उसको उसके सबर का सवाब मिल रहा होगा। सर आप हमें पश्तो सिखा जाए। पश्तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बखैर रागले, ये सबसे पहला मैं वर्ड सिखा सीखो, दूं मैं ठीक है। सिखा दूंगा यस सर, इत्तिसाम हमें है। भी। बखैर रागले मैं लिख ठीक है। लेता हूँ, चलो। ये पे, ये फिर खे, फिर ये रा, ये 3 नुक्तों वाला, ये बखैर। इसमें ये डबल ये है, ये खे के बाद डबल ये, ठीक है। रा और रागले, ठीक है। रागले ऐसे है मेरे ख्याल में कि वेलकम, जो आप कहते हैं ना सलाम करते हैं, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। पश्तो में वैसे ट्रेंड ये है कि बखैर रागले, कि खैरियत से आए हो। बस ये काफी है आज के लिए। अब चले जी, अब कोर्स की तरफ आते हैं। ऐसे नहीं बचोगे बेटा, कितने भी ड्रामे कर लो, इस दफा आप लोगों का मेरा अच्छा खासा रॉयल रंबल होने लगा है, क्योंकि आप लोगों ने सर अटेंडेंस पेपर बहुत। सेंड कर देना सर। पेपर मैं सेंड कर दूंगा जिस दिन वो हेल्प होगा। कर देना। नहीं मैं सर, हेल्प ऐसा कर तो देना नहीं सर करेंगे। पेपर में। नहीं आप मेरे हेल्प आपके कर देना ताल्लुकात सर। काफी खराब हो गए। आप लोगों ने इस बार बिल्कुल अटेंडेंस बिल्कुल ही मजाक किया मेरे साथ। मुझे अपने ऊपर सर तरस हमने आ सर रहा था, इतने टेम्परेचर सर में मैं अपनों से क्लास। मजाक किया जाता है सर। हाँ, सर अपनों से मजाक किया जाता है सर। तो अब मैं मजाक भी भी अपनों से करूंगा किया ना, जाता है। अब मेरी बारी है ना। सर अब सारी क्लास ले लेंगे। चले जी, अब आज के बाद सही लो तो हो सकता है फाइनल 50 मार्क्स के उसमें मैं फिर काफी हाथ तोला रखूं। हाथ तोला क्या, मैं आपको पेपर इधर ही बता दूंगा, मुझे इससे क्या आप लोगों को चीज आनी चाहिए, ठीक यस है। सर। तो चले अब ये करें, और एक बात याद रखें कि अब हमारे 2 क्विजेस 2 असाइनमेंट रहते हैं। एक क्विज एक असाइनमेंट हुआ है, एक क्विज एक असाइनमेंट इंशाल्लाह अब ये मिड आपका खत्म होगा ना, फिर मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो अब ये ओके सर। ये जो भी पर्टिकुलर चैप्टर है ना, मल्टीपल इंटीग्रल्स, तो ये भी उस सिलसिले की कड़ी है जो हम कैलकुलस में पढ़ चुके हैं। इंटीग्रल पढ़े थे ना। इंटीग्रल से पहले हमने क्या पढ़ा था? डेरिवेटिव पढ़ा था, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है। हमने ये कहा कि जो इंटीग्रल है बेसिकली ये एंटी डेरिवेटिव है। ये जो इंटीग्रल है ये एंटी डेरिवेटिव है। यहाँ अब हमने सबसे, इससे पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा। पार्शियल डेरिवेटिव को आप उसका कॉन्सेप्ट, उस पर डिटेल डिस्कशन सारे उस लेक्चर्स में हो चुके हैं। उसकी नोटेशन ये थी पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि मल्टी वेरिएबल फंक्शन होते हैं, तो एट ए टाइम आप एक फंक्शन में एक वेरिएबल में रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, ठीक है। या ये होता है या ये होता है, ठीक है।
तो लेट्स सपोज अगर दो वेरिएबल फंक्शन है तो डेल बाय डेल वाई, ठीक है, और फंक्शन का नाम अगर एफ है तो मैं यहाँ एफ लिख दूंगा, ठीक है। तो अब इसके अगेन चूंकि अब मल्टी वेरिएबल फंक्शन है ना, तो उसमें और ये इस सॉरी सिंगल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर ये सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये कि आप एरिया अंडर दैट कर्व फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, जरा दोनों के मैं पैरेलल में आपको वो बता रहा हूँ ना। तो इसका अगर कोई फंक्शन है, लेट्स सपोज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, और उसकी वो जो है ना फंक्शन की वैल्यू है एक्स प्लस वाई या एक्स वाई वट एवर, ठीक है। तो ये देखिए अगर इसमें ना ये पूरा एक्स वाई प्लेन में कोई समथिंग रीजन बनेगा, ये अगर एक्स एक्सिस है ये वाई है, ठीक है, तो ये इस तरह से कोई सर्टन रीजन बनेगा। ये तो आगे पीछे और भी वैल्यू होंगी, लेकिन मैं उसमें से कोई पर्टिकुलर इंटरवल ले लेता हूँ कि लेट्स सपोज ये ए है, कोई कांस्टेंट यहाँ से लेकर बी तक, और ये इसके ये जो हाइट है ना ये सी से लेकर ये डी तक है, ठीक है। तो इस रीजन का आप जब वो फाइंड करते हैं ना कि एरिया ये कितना है, तो कॉन्सेप्ट वही है कि आप इसमें सिंगल वेरिएबल में हम क्या कर रहे थे, हमने वो जो रेमन सम का कॉन्सेप्ट याद है ना, हमने इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया था, याद है। ये क्यों किया, क्योंकि ये इरेगुलर सरफेस है ना, इरेगुलर स्ट्रेट नहीं है। हमें पता है कि रेक्टेंगल का क्या एरिया है, ट्रायंगल का क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइड का स्क्वायर, रेक्टेंगल का आपके पास लेंथ इंटू वेट होता है, ट्रायंगल का आपके पास हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने ना ये रेक्टेंगल का हमें पता है, तो इसको हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। एक का हमने फाइंड किया, वो आपके पास एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल के लिए हम क्या करते हैं, वो सम करते हैं। तो अगर ये आपके पास हम कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है और इनके दरमियान जो ये एक्स आपने लिया ना स्मॉल एक्स, डेल्टा एक्स है, और इसको आप अप्रोच कर दे जीरो के, तो ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। और ये कंटिन्यूअस के लिए हम फिर क्या यूज करते हैं, सम करने के लिए ये इंटीग्रल का साइन यूज करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है मल्टी वेरिएबल फंक्शन में, कि आप एक सर्टन रीजन आर का जो है ना वो एरिया फाइंड करते हैं। तो ये तो हम शुरुआत तो रेगुलर सरफेस से करते हैं कि चलो ये रेक्टेंगल टाइप है, इसको आपने और छोटे छोटे रेक्टेंगल में ऐसे डिवाइड कर दिया, तो एक का हम फाइंड कर लेते हैं ओवरऑल के लिए। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, तो दो वेरिएबल फंक्शन होगा तो उसमें कितने इंटीग्रल फिर इन्वॉल्व होंगे, दो इंटीग्रल इन्वॉल्व होंगे। अगर फिर वॉल्यूम की बात आ जाती है, मतलब तीसरा डायमेंशन आ जाते हैं, तो उसमें हम फिर तीन इंटीग्रल करते हैं। प्रोसीजर हम सीखेंगे दो के लिए, फिर उसको थ्री पे भी अप्लाई करेंगे, तरीका सेम है लेकिन उसमें वेरिएबल तीन होंगे। यहाँ सिंपल डी एक्स था क्योंकि आप इसमें डिफरेंशियल लेंथ जो है ना वो आपके पास एक ही था ना, एक्स, ये एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें अब दो है, एक्स भी है वाई भी है, तो यहाँ इंटीग्रल में आपके पास यहाँ क्या होता है, डी एक्स होता है और डी वाई होता है। ये बात समझ गए, ओवर द रीजन, यहाँ तक समझ गए। यही कहानी इस तरह, ये थ्योरेटिकल इसमें ये जो नज़र आ रहा है, ये इसमें ये सारी कहानी लिखी हुई है, मैंने आपको जस्ट रफ सब बता दिया। आगे चलते हैं, इसे मैं मिटा दूं जरा, एक सेकंड, स्क्रीन के ऊपर ये लिखा ही नज़र आ रही है, इसे मैं दोबारा शेयर कर दूं। अच्छा, अब ये देखें, ये वही बात है जो चल रही है, डबल इंटीग्रल ओवर रेक्टेंगल, ठीक है। हम पहले रेगुलर शेप के लिए करते हैं, एक बात समझने की कोशिश करते हैं। आगे जाके अगर कोई फिर ऐसे मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो जिसका एक साइड तो ऐसे कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट सेट, ठीक है, उसमें ये एक लिमिट मतलब 2 से लेकर 3 तक को, लेकिन अगला साइड अगर फिर आपके पास इस तरह इरेगुलर हो, तो उसको फिर कैसे करते हैं, ये कोई फिर सर्टेन फंक्शन बनते हैं ना, तो वो अगला स्टेप है, वो फिर अगले उसमें सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जरा रेगुलर शेप के लिए करते हैं। वी बिगिन आवर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डबल इंटीग्रल बाय कंसीडरिंग द सिंपल टाइप ऑफ प्लेनर रीजन। ये प्लेनर रीजन है या रेक्टेंगल सिंपल, ठीक है। वी कंसीडर द फंक्शन की ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि डिफाइन है इस रेक्टेंगुलर रीजन आर के ऊपर, और उसकी जो लिमिट्स है मतलब ये इसकी ये लेंथ ए से लेकर बी तक है, ठीक है, इसकी विड्थ टाइम को देख, और इसका जो आधा हाइट, घंटा एक क्लास लेता है 21 में अभी, ठीक है, 21 इसका पे जो एक वाई है वो आपके पास सी से लेकर डी तक है। तो वही जो मैं आप पिछले सेशन में लास्ट पिछले स्लाइड में हमने डिस्कशन की ना, रेमन सम की, सबसे पहले आप इसको स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। एक ये आपने छोटे छोटे रेक्टेंगल में से डिवाइड कर दिया ना, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया किसकी इक्वल होता है, वो लेंथ इनटू विड्थ होता है, ठीक है। अब इसकी विड्थ को हम जैसे ये जो ये सॉरी इस रीजन का जो आपके पास एरिया होगा ना उसको हम डेल्टा ए कह रहे हैं, ठीक है। और वो आपके पास किस फंक्शन का है, वो फंक्शन डिपेंड कर रहा है कि वो मल्टी वेरिएबल फंक्शन है जिसमें एक्स की सर्टन वैल्यू है इस पर्टिकुलर, माइक म्यूट कर दे भाई, कोई बोल रहा है नहीं वो। मैं
एफ ऑफ एक्स और वाई सर हो वेल जाएगा, का ठीक है। माइंड, तो वेल का माइंड बुक करा दे सर। अच्छा, इसे मैं रिमूव भी कर देता लेकिन माइक म्यूट हो गया। चलो, ठीक है। अब इस सर्टन फिगर में आप देख लेना कि इसको अगर आप ऐसे छोटे छोटे रीजन में डिवाइड कर रहे हैं रेक्टेंगल में, तो ये देखिए कुछ रेक्टेंगल बड़े हैं, कुछ इसमें स्मॉल आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम ये करते हैं ना कि इसमें द रिजल्टिंग लिमिट इज देन, इसको ना हम ये करते हैं ना कि इसकी ये जो लेंथ है ना, इसको वो कम करते हैं, बहुत ज़्यादा ही कम करते हैं। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये ना कि इसको हम बहुत ही स्मॉल स्मॉल उसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो उसमें फिर ये वाली बात निकल जाती है कि कोई रेक्टेंगल बड़ा है, कोई छोटा है, कोई स्क्वायर बन रहा है, कोई रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन उसकी जो है ना वो लेंथ में वेरिएशन है, सेम उसके नहीं है ना, सेम रीजन या सेम एरिया की नहीं है, ये कुछ है, ये कुछ और है। तो बहरहाल इसमें एक तो ये ना कि इसमें हम पी के ऊपर ना ये इसको अप्रोच करते हैं जीरो के अंदर, रेक्टेंगल गेट नैरो एंड शॉर्ट दियर नंबर एन इंक्रीज, उसमें नंबर आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे। पहले जैसे वो 100 बन रहे थे, फिर आपके पास 200 या 300 बनेंगे। सो वी कैन राइट द लिमिट। तो ये एन आपके पास मतलब इसको आप अगर इसकी साइज को आप कम करते हैं तो आपके पास इनकी जो नंबर्स है ना वो ज्यादा हो जाते हैं, और ज्यादा होने का पर्पज ये है कि जस्ट आप एक्यूरेट उसके रीजन का एरिया ना वो फाइंड कर सके, ठीक है। बहरहाल ये सेम वो प्रोसीजर है, अगर आप वो सिंगल वेरिएबल का आपको याद हो पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको बनाया, हमने क्या किया था, वो जो फंक्शन था ना उसको ऐसे स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में ऐसे डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो ये बेसिकली ये ऊपर आपके पास एफ ऑफ एक्स था, सॉरी ये जो इसका ये साइड है, ये फंक्शन का एफ ऑफ एक्स था, फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। इसकी ये हाइट डिपेंड कर रही है कि फंक्शन की क्या वैल्यू है। और ये साइड आपके पास था डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स हमने लिया हुआ था, और फिर आगे डेल्टा एक्स के ऊपर हमने ये कंडीशन लगाई कि ये अप्रोच टू जीरो, मतलब कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम मार्जिन के साथ आप ये वो कर रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल जो ले रहे हैं, ठीक है। तो एक के लिए हमने इसके एरिया फाइंड किया फंक्शन इनटू डेल्टा एक्स, और ओवरऑल के लिए हम चूंकि कंटिन्यूस है तो वो करेंगे, इंटीग्रल लेंगे। तो बहरहाल ये वो सारी बातें हैं। इसमें अब मेन बात की तरफ आते हैं। तो अगर किसी भी एरिया का आपने जो है ना वो रीजन का जो है ना आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया आपके पास देखें ना, हम जो रीजन है ना उस सर्टन रीजन को आप इंटीग्रेट करें, डबल इंटीग्रल आप ले रहे हैं, वो रीजन ये था, ठीक है। तो ये वहाँ हम क्या लिख रहे थे, सिंगल वेरिएबल में डी एक्स डायरेक्ट लिख रहे थे, क्योंकि वो आपके पास क्या है, वो सिंगल वेरिएबल था। या हम या डी एस लिखते हैं, या हम क्या लिखते हैं, डी ए लिखते हैं, डी ए। डी ए क्या है कि आपके पास इसका डिफरेंशियल एरिया, क्योंकि मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, दो वेरिएबल्स है, तो इसके दो डिफरेंशियल होंगे लाजमी, ठीक है। डबल इंटीग्रल में हमेशा दो होंगे, ट्रिपल इंटीग्रल में कितने होंगे डिफरेंशियल, वो आपके पास तीन होंगे। वो डिपेंड कर रहा है कि कौन कौन से लेंथ या कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, और आप कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आप कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं। ये डी एक्स डी वाई डी जेड ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज होते हैं? वॉल्यूम सर। वॉल्यूम क्या, ये डी एक्स सर डी वाई डी जेड ये कौन से में यूज होते थे? ये कार्टीजियन स्फेरिकल पे कोऑर्डिनेट सर। सिस्टम, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर यही रीजन आप उसमें फाइंड करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल प्लेन कोऑर्डिनेट में सिस्टम में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, ये आप लेट्स सपोज ये टॉप जो सर्कल बन रहा है इसका आप एरिया फाइंड करते हो, तो यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंशियल लेंथ होंगे वो आपके पास रो डी पाई, या टोटल का अगर आप करते हैं ना टोटल सिलेंडर का ही लो, तो फिर आपके पास डी जेड, क्योंकि इसमें हम वो जो किसी भी पॉइंट को या वो हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रो से पाई से, भाई वो चीज़ हमने जो स्टार्ट में पढ़ी थी ना वो अब हमें यू काम आएंगी, याद रखना है। वो लेक्चर बेशक रिवाइज कर दे आपका, वैसे भी उसमें मिड टर्म है तो उसको रिवाइज कर लें, रो पाई और जेड, ठीक है। तो बहरहाल ये मैं इनकी बात कर रहा था कि आपने फिर ये भी देखना कि कौन सा वो है सिस्टम में, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये डी है आपके पास, ये डिफरेंशियल एरिया मींस क्या है, ये इसमें इसके दो होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। अगर ये अलोंग वाई एक्सिस है तो ये डी वाई होगा, और ये अगर एक्स है तो डिलोंग ये डी एक्स होगा। अगर लेट्स सपोज ये अलोंग जेड एक्सिस है तो ये डी जेड होगा, ये डी वाई या डी एक्स होगा, कोई भी दो होंगे। डी ए को आप जब रिप्लेस करते हैं ना तो इसकी बजाय क्या लिखा, डी एक्स डी वाई, और वो फंक्शन को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे।
यहाँ तक समझ गए? ये बस थ्योरम है, अगले में इसके ऊपर फिर प्रॉब्लम करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है भाई? फुबीनीज थ्योरम क्या लिखा हुआ है? हाँ, फुबीनीज थ्योरम। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप अगर मल्टीपल इंटीग्रल ले रहे हैं, ठीक है, किसी फंक्शन को आप मल्टीपल इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये रीजन आपको गिवन है, ये रीजन, ये याद रख के वहाँ सिंपल वो होता था ना, चूंकि कर्व होता था, एक वेरिएबल होता तो एक्स की लिमिट्स गिवन होते, यहाँ चूंकि दो होंगे तो इसलिए वो सर्टन रीजन की बात हो रही तो आर लिखा होता है, और वो ए ग्रेटर देन ए, मतलब ये लेट सपोज 2 से लेकर 3 तक है इसकी ये लेंथ, और ये वाली लेंथ इसकी लेकर लेट सपोज 4 से लेकर 10 तक है। तो ये याद रख, ये एक्स की लिमिट है, ये वाई की लिमिट है, ठीक है। आपने ये डी ए को रिप्लेस कर दिया डी एक्स डी वाई से, ये जो पहला इंटीग्रल होता है ना, ये लिमिट इसके होंगे, ये ए और बी, ये याद रखिए कि जो लिमिट है ना, ये डी एक्स पहले लिखा हुआ है ना, तो ये जो पहला इंटीग्रल है इसमें जो लिमिट होंगे ये इसमें आप पुट करेंगे, एक्स में पुट करेंगे, और ये जो दूसरा है ये आपने इसको वाई में पुट करना है। तो फुबीनीज ने ये कहा ना कि आप अगर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप पहले आप अब मुझे, मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना है कि हम चेंज क्यों कर सकते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद भी आपके पास आंसर दोनों से सेम आएगा। इसमें क्या चेंज है, मैं जरा इसको रिमूव कर दूं, गन मच गया। ये देखिए ये dx dy है ना, तो ये लिमिट dx की है, ये वाली लिमिट dy की है। यहाँ अगर आप पहले dy लिख दे बाद में dx लिख दे तो आप उसके हिसाब से लिमिट भी चेंज करेंगे। देखिए y वाले इधर आ गए लिमिट और x वाले फिर उसके हिसाब से बाद में आएंगे, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। फुबीनी ने सिंपल सी बात ये कही ना कि अगर आप इसको इंटरचेंज कर लें, लिमिट भी उस हिसाब से चेंज होंगे तो आंसर दोनों से सेम आएगा। इसका आसान लैंग्वेज में मतलब ये हुआ कि आप पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें, बाद में विद रिस्पेक्ट टू वाई करें, ठीक है, या पहले आप विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करें और उसमें वाई की ही लिमिट पुट कर ले, और फिर बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें और एक्स की लिमिट पुट करें, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। लेट्स सपोज इससे 5 आंसर आता है तो इससे भी 5 आंसर आएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, क्योंकि रीजन है, एरिया आप फाइंड कर रहे हैं। ये क्यों, इसके एक और टेक्निकल रीजन क्या हो सकती है, क्या वजह है? डेरिवेटिव, क्योंकि हम कहते हैं ना इंटीग्रेशन आपके पास एंटी डेरिवेटिव है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव में हमने एक रूल पढ़ा था, याद है कुछ? यस। कौन सा था वो? जी सर सवाल रिपीट कर दे सर, सवाल रिपीट क्वेश्चन करें। ये है ना कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव में एक रूल्स पढ़ा था, और हम ये कह रहे हैं कि ना कि ये इस पे कांस्टेंट कर, हाँ हमने कांस्टेंट कर देते इसमें। कांस्टेंट नहीं, मेरी बात देखें, हम ये कहते हैं ना कि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है, यही कहते हैं ना। तो ऑर्डिनरी यस डेरिवेटिव सर। में वो देखें ना, इसका ये डी बाई डी एक्स ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, तो इसका एंटी एंटी डेरिवेटिव क्या है, वो इंटीग्रल है ना, ठीक है। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो अगर दो वेरिएबल को आप पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो ये डबल इंटीग्रल होंगे। अब फुबीनी ने ये कहा ना, एक्चुअली ये लिमिट्स की बात हो रही कि अगर आप इस लिमिट्स को चेंज करते हैं, पहले आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाद में विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करते हैं, या पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करे बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे, लेकिन उस हिसाब से लिमिट भी चेंज कर रहे हैं, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। और उसका ये रीजन है ना कि अगर आपको याद हो कि हमने ये पढ़ा था पार्शियल डेरिवेटिव में कि आप एफ ऑफ एक्स वाई कर ले या एफ ऑफ वाई एक्स, इन दोनों बातों का क्या बाय एक्स कर ले, आंसर सेम आ रहा है सर हमारा। आंसर सेम आ रहा था, तो ये वही चीज है, ठीक है, ये वही चीज है। लेकिन चूंकि इसमें ये लिमिट्स इन्वॉल्व है ना, तो इसमें ये केयर रखनी है कि लिमिट भी ये वो उस हिसाब से चेंज करने है कि ए बी बाद में आ गया, यहाँ ए बी पहले था ना क्योंकि डी एक्स पहले था, तो यहाँ डी एक्स बाद में, तो अब ए बी फिर बाद में होगा, बस ये बात याद रखनी है। इस पे ये अगले सेशन में ये क्वेश्चन करते हैं, और ये सेशन ज़रा लेंथी भी हो गया, ठीक हो गया। उससे लिंक को दोबारा जल्दी ज्वाइन कर दे, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि आपका इस वो भी मिड टर्म भी होगा ना, तो जल्दी जल्दी इस सेशन को ज्वाइन कर। आप पहले सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगा लें, चैट के अंदर अटेंडेंस लगा ले सारे, शाबाश। चैट किधर गया, कौन लगा रहे अटेंडेंस?
माज, दानियाल, तारिक, मुख्तार हुसैन, मोहम्मद उमेर, इकबाल, शुएब, अंजुम, अक्सा, फारूक, गुलाम सिद्दीक, वाजबीन। लेकिन अब तक यार, अब तो रोज़ा भी गुजर गया, आप लोग माशाल्लाह अभी रोज़े भी रखे हैं, आप सारे तक़वे वाले बन गए हो, नेक साले। तो ये, और मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो किसी का रिस्पांस नहीं आता, लेकिन मैं जब कहता हूँ अटेंडेंस लगा लो, ये बात सबको सुनाई दे देती है और फौरन ही वो अटेंडेंस लगना शुरू हो जाता है। कोई खास इसमें कोई हिकमत है? सर ये इजी क्वेश्चन है। ये सर कहते हैं कम से कम कोई एक बात तो सर की माने ना। अच्छा, एक सर बात खाने का सुकून मिलता है सर। अच्छा, सर खाने का हालांकि सुकून आप है सर। यकीन करें ना, आप मुझे बेशक उल्टा सीधा कोई जवाब दे रहे, कसम से मैं, मुझे कुछ ना बुरा लगता है ना कोई वो होगा, लेकिन मुझे रिस्पांस आते हैं ना मुझे अच्छा लगता है, और अगर गलत आएगा तो फिर मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूंगा। तो बस क्या कह सकते हैं, जैसे ऐसे मुझे लगता है ना, जिस तरह वो कुछ सिस्टम्स के अंदर वो कोडिंग नहीं की होती, एक वो कोड वर्ड होता है कि भाई ये कोड वर्ड आ जाए तो आपने जल्दी एक्टिव हो जाना है। इस तरह अक्सर वो एजेंसी वाले जासूसी करते हैं ना, तो उन्होंने वो सिस्टम के ऊपर ये लगाया होता है कि लेट सपोज आईएसआई का कोई नाम ले, तो भाई आपने ये फोन पे ट्रैक करना है कि इनके कन्वर्सेशन के दरमियान ये वर्ड आ गया तो बस फिर ये इनकी बातें रिकॉर्ड करने की, ये क्या बोल रहे हैं। तो बस आप लोगों ने भी यही कहा कि जहां से ये अटेंडेंस वाली बात आ जाती है, सिस्टम ने एक्टिव होके प्रेजेंट लगाना है। चले जी, इसको मैं एंड कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर ले अगला सेशन वही।